अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज शो का आगाज़ हमने करना था साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू से, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो हमारे शो में अब तक पहुंच नहीं सके हैं। फरीद भाई, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत है, पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा पहले हुआ नहीं है कभी भी। यानी शो करना है बुज़दार साहब, मैं परेशान हूँ, अब तक पहुंचे नहीं है। एक मिनट है, ये सीटियों की आवाज कहाँ से? सीटी की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह खैर करे। बुज़दार साहब, आप वहां? मैं पहुंच गया हुआ हूँ। मैं तो रात को ही आ गया था इधर। रात से इस जगह पर मौजूद है? हाँ, मैं जो टाइम देता हूँ मैं उससे आगे पीछे होके आता हूँ। बुज़दार साहब यहाँ है ना, इधर बैठे हैं। ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ये अपने ही हैं। बुज़दार साहब, ये सारे हमारे दानिश्वर है, एतमाद और एतबार के लोग हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इनमें कोई सरकारी बंदा तो नहीं है? कोई भी नहीं है, सब अपने हैं। ये जो हैट वाला है इसका मुंह सरकारी सरकारी लगता है। हैट वाला लगता सरकारी है, हमारे दानिश्वर गौरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मैं सादा ही हूँ बुज़दार साहब, मेरा भाई रेंजर में है। बुज़दार साहब ऐसे ही आपसे मजाक कर रहे हैं, आइए शो में आइए। यार, इस तरह का मजाक इन दिनों में अच्छा नहीं होता। मजाक करने की भी कोई जगह होती है, कोई वक्त होता है। आप हर वक्त ही मजाक में पड़े रहते हैं। या अल्लाह, बुज़दार साहब क्या हुआ? वो नुक्कर में बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है। बख्तरबंद कहाँ है? बुज़दार साहब, बख्तरबंद गाड़ी नहीं, अपने गोगा जी हैं। आजे आजे। या अल्लाह, यार आप क्या करते हो यार? मेरा तो दिल बैठ गया था। सर जी, आपका कसूर नहीं है। ये गोगा पेट भर के खाना खा ले ना तो बख्तरबंद गाड़ी लगती है। यार, इसको को 5-6 रोटियां कम खिलाया करो। बुज़दार साहब घबराए नहीं, बाहर आए, बैठे, आपसे बातें करनी है बहुत सारी। नहीं, आप इधर से ही कर लें। बुज़दार साहब, इस घर से तो वो आते हैं जो रुखसत हो चुके हैं। मैं भी रुखसत हो चुका हूँ खैर करे। सियासत से। अच्छा, बुज़दार साहब, ये अनाउंसमेंट हम आपकी सुन चुके हैं। बस इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करनी चाहता हूं कि पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ कोई सियासत पे बात ना करे। मैंने सियासत छोड़ दी है, बल्कि मैं तो अपना माजी भी भूल जाना चाहता हूं। अच्छा। उसके लिए मैं तो दीवारों पे हल्की हल्की टकरें भी मार रहा हूं। मगर वो याददाश्त खराब नहीं हो रही, दीवारों का प्लस्तर खराब हो रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पिछली कोई बात ना की जाए, माजी को भूल जाएं बस आप। मैं तो हर वक्त अल्लाह ताला के आगे दुआ गो रहता हूं कि याद माजी अजाब है यार, अब मुझसे छीन ले हफ्जा मेरा। अल्लाह, परेशानी वाली बात यह है फरीद साहब कि मुझे सियासत के अलावा कोई काम भी नहीं आता। वो क्या कहते हैं कि करूंगा क्या, अगर मोहब्बत में हो गया ना काम, मुझे तो इसके अलावा कोई और काम भी नहीं आता। हालांकि सियासत का लफ्ज आपने तकल्लुफा नहीं इस्तेमाल किया, और बुज़दार साहब सियासत आपने की ही कितनी है जो छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, सियासत तो बीच में डालने दें, वरना तो बाकी रह जाता है, मुझे कोई काम भी नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह के फजल से काम सारे मैं कर लेता हूँ। अब सियासत छोड़ी है ना, इसीलिए मैं कोयटे आया हूँ। क्योंकि इधर जो बॉर्डर मार्केट बनाई है ना मेरे लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। आपके लीडर और मियां शहबाज शरीफ? देखें, जो कौम का वजीर आजम होता है वो पूरी कौम का लीडर होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा है वही अच्छा है, इसलिए सब अच्छा है। वैसे बुज़दार साहब, जो आप दीवारों पे टक्कर मार रहे थे, हल्का हल्का उसका असर शुरू हो गया है। अच्छा बुज़दार साहब, ये तो बताइए, सियासत छोड़ना ही थी तो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये कोयटा पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए मैं किसी शो में नहीं जाता। पिछले सवाल से अभी संभलता नहीं हूं तो अगला सिर में काट मारते हैं। देखें, बात यह है कि तौसे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं, मेरा अपना शहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो महल्ले का परचून वाला है उससे मैंने कहा था कि फिक्र ना करो, आइंदा जब मैं दूसरी दफा वज़ीर आला बनूंगा तो तुम्हारा बिल पे कर दूंगा। अच्छा, वो इन जालमों ने दूसरी दफा मौका नहीं आने दिया, इसलिए फिर परचून वाला मेरे पीछे पीछे।
सिर्फ परचून वाला ही नहीं फरीद साहब, परचून वाला पीछे है, पुलिस पीछे है, रेंजर वाले पीछे है, नैब पीछे है। वो एक अद्धा बंदा तो आगे हो, आगे से रास्ता भी बंदा भूल सकता है। इसलिए मैंने फिर से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने कहा इधर सहाफियों ने मेरे ऊपर सवालों की बुछाड़ कर देनी है और मैंने तो किसी सवाल का जवाब देना नहीं है। मैं फिर क्वेटे चला गया। मैंने कहा उधर सहाफी भाई बलोची में बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आएगी, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, चुप करके बैठा रहूंगा। उस्मान बुज़दार साहब, मगर आपने कोयटा प्रेस क्लब में जो एंट्री दी है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाले दरवाजे से इतनी खामोशी से अंदर गए कि लोग आपको पहचान ही नहीं सके। ये फायदा भी वैसे हुआ है। यही मैं चाहता था कि मुझे को पहचाने ही ना, बल्कि वहां तो ऐसा मजा आया, आपको क्या बताऊं। जो इंतजामिया वाले थे उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया। कहते हैं तुमने कराकरी मुख्तलिफ रंगों की लगाई हुई है, तुम्हें अक्ल नहीं है। कनातें और रंग की लगा दी हैं, तंबू और रंग के लगा दिए हैं, कुर्सियां भी रंग बिरंगी लगा दी हैं। मैं चुप करके दाढ़ वाट के अंदर निकल गया। अंदर एक और बंदे ने मुझे पकड़ लिया। कहता तुमसे अगर साउंड सिस्टम ले ही लिया था तो टाइम पे तो लगाना था। मेरा रूह आ गई। यार ऐसे ना करें, आपकी मेहरबानी है। वो फरीद साहब ने मुझे सारे सेट का तारुफ कराया था, इसलिए मैं इधर घुस के बैठ गया हूँ कि चलो इधर है कोई नहीं, चुप करके इधर बैठा रहूंगा। बस जो ही उन लोगों ने मुझे पहचाना है ना, हाँ जी, मैंने फटाफट मास्क नीचे किया है, हल्की फुल्की छोटी नन्ही मुन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निकल गया उधर से। आपने तो मौका भी नहीं दिया कि लाइव कट कर सके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सहाफियों को मौका दें तो ये तो छेल के रख देते हैं। नहीं तो बुज़दार साहब, आप कोयटे गए क्यों? आपके वहाँ कोई रिश्तेदार रहते हैं? कोयटा एंटर होने से पहले को बोर्ड नहीं लगा होता कि इधर सिर्फ रिश्तेदार आ सकते हैं। पाकिस्तान का एक शहर है, मैं जा सकता हूं उधर, क्यों नहीं जा सकता? हाँ बिल्कुल। मैं पता नहीं हालात क्या बने हुए हैं, फिर सज्जे खबे हो गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। मेरा तो बस चलता फरीद साहब, मैंने जाकर रूस के बॉर्डर पे करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस के बॉर्डर पे? बल्कि मैंने तो एक दो दोस्तों को फोन करके भी पूछा कि ये जो रिहायशी कॉलोनी चांद पे बन रही है वाकई बन रही है कि ऐसे बातें बनी हुई है? कहने लगे क्यों, खैर है? मैंने कहा यार उधर को प्लाट वाकफियत हो तो ले दो मुझे। बुज़दार साहब, खुदा का खौफ करे, चांद पे जाने का सोच लिया आपने? फरीद साहब, मेरे ज़हन में ऐसे ही आया कि ये जो चांद के ऊपर माई या चरखे वाली, ये भी लाजमन नैब से डर के उधर दौड़ी हो। तो मैंने सोचा चांद पे चला जाता हूँ, अम्मा के चरखे में पार्टनरशिप कर लूंगा और गुजारा होता रहेगा। बुज़दार साहब, चरखे में आपने क्या पार्टनरशिप करनी है? तुम्हारे ज़हन में तो ये है कि सिर्फ खुराक में पार्टनरशिप हो सकती है। चरखे में भी कई काम होते हैं, वंड के कर लेते हम। अम्मा चरखा घुमाती रहती, मैं कतले को रुई लगाता रहता। इसे पार्टनरशिप कहते हैं, और पार्टनरशिप यही नहीं होती बात। बुज़दार साहब, आप तो वसीम अकरम प्लस थे, इतनी जल्दी माइनस कैसे हो गए? ये वसीम अकरम कौन है? बुज़दार साहब जिन्हें श्रीकांत का सिर पाड़िया सी। इतना जालिम आदमी? नहीं, बड़ा बड़ा क्रिकेटर जे। करेक्टर है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैंने सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं देखी, मैं कबड्डी का बड़ा शौकीन हूँ। मैं तो माने जाट को शफीक चिश्ती को जानता। ये वसीम अकरम का मुझे नहीं पता। वसीम नाम से वैसे ही मुझे बड़ी चेड़ है। अच्छा, क्योंकि बचपन में एक लड़का था मेरे मोहल्ले का वसीम, उसने मेरा खुन्ना खोला था एक बार। और वैसे भी ये गौरी साहब बता रहे हैं कि वसीम अकरम ने श्रीकांत का खुन्ना खोला था। तो मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, मैंने तो सारी जिंदगी शराफत की सियासत की है। ये सियासत का नाम फिर मेरे मुंह से निकल गया, ठुच पत्थर। और फरीद साहब, मुझे तो वैसे ही प्लास से बड़ा डर लगता है। वो क्यों? क्योंकि प्लास के ऊपर नीरी पेस्ट डाल दें तो वो पुल्स बन जाती है। और आपको पता है कि पुल्स तो खाम खा हर एक के पेश पड़ जाते हैं। मगर बुज़दार साहब, आमदन से जायद असासाजात केस में पेशी तो जरूरी है आपकी। यार आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? 14 महीने हो गए हैं, पेशियां तो भुगत रहा हूं।
और क्या करूं मैं, मुझे बताएं तो सही ना। इतना खर्चा हो गया है, आमदन से ज्यादा खर्चा हो जाए तो बंदे के क्या हाल होता है। मैंने तो जितनी तनख्वाह ली हुई है वजीर आला पंजाब के तौर पे, उससे डबल मैंने वकीलों को दे छोड़े हैं। मुझे पहले पता होता मैं इस कारोबार में पड़ता ही ना, क्योंकि सियाने कहते हैं कि सबसे पहले ये देखो कि जो लगाया हुआ है हाथ से वो वापस आता है कि नहीं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने। खुदा का खौफ खाओ, अब ये गिलास तोड़ने का केस भी ना मुझ पे डलवा दें। पुलिस को तो बहाने चाहिए, उन्होंने कहना इसने गिलास भी तोड़ा है, उसकी भी FIR काटो। बुज़दार साहब, आलमी मीडिया का ये कहना है कि जितनी तेजी आपने सियासत छोड़ने में दिखाई है, ऐसा लगता है कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। बात यह है कि मेरी जान भी आदर है मुल्क के लिए। मेरे मुल्क की जिस चीज की जरूरत होगी मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, और मुल्क की खैर खैरियत चाहिए, बेशक कुछ भी बताना पड़े बंदे को बता देना चाहिए। अच्छा, और वैसे ही मुझ पे तो शक किया जा रहा है। आप देखे ना, मैं तो सिर्फ लिप सिंक कर रहा था। और जैसे फिल्म में नहीं होता, गाना पीछे किसी और का चल रहा होता है, हीरो आगे सिर्फ वो होंठ ला रहा होता है। मैं तो सिर्फ गाने के साथ होंठ ला रहा था, पीछे गुलूकार तो कोई और था। तो इसलिए जिम्मेदारी तो गुलूकार की होती है, आगे हीरो की तो होती नहीं है। अब आप देखें ना, सारी जिंदगी हम सुनते रहे हैं, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यार क्या बात है, मेहदी हसन ने कमाल कर दिया है। तो बात तो गुलूकार की होनी चाहिए। मोहम्मद अली का तो कोई नहीं कहता था ना कि उसने गाना गाया है। ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ। क्यों? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ।